अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज एक अहम खबर से जो 3 दिन पहले डेवलप हुई और उसके बाद मुसलसल आगे बढ़ रही है, और ये खबर है हाफिज सईद से मुताल्लिक। जमातुद दावा के सरबराह हाफिज सईद के हवाले से हुकूमत ने आज एक और बड़ा फैसला किया। आज उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया और इससे पहले उन्हें नजरबंद किया गया था और जमातुद दावा के फलाही इदारे फलाह इंसानियत फाउंडेशन को भी वॉच लिस्ट में डाला गया था। आज हाफिज सईद और उनके 37 साथियों का नाम ECL में डाल दिया गया है। इन 38 लोगों के गैर मुल्की सफर पर पाबंदी लगा दी गई है। वफाकी वजारत दाखिला इस हुक्मनामे की कॉपी सूबाई हुकूमतों और FIA को भी जारी कर दी है और वजारत दाखिला ने मुरासले के साथ तमाम 38 अफराद के नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और घरों के पते भी इरसाल किए हैं। दस्तावेज के मुताबिक ये 38 अफराद जमातुद दावा और लश्कर तैयबा के मरकजी रहनुमा या मुतहर्रिक ओहदेदार हैं। वजारत दाखिला ने ये कार्रवाई, और ये बड़ा अहम बात है कि वजारत दाखिला ने उस प्रोपेगंडे का या उस बात का जवाब दिया जो कि भारत की तरफ से, उनके दफ्तर खारजा की तरफ से या उनके मीडिया की तरफ से क्लेम की जा रही है। तो वजारत दाखिला ने कहा कि ये कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा की साल 2008 में मंजूर की गई करारदाद नंबर 1267 पर अमल दरामद के हवाले से की गई है। इस पेशरफ से पहले आज वजारत दाखिला ने हाफिज नजरबंदी पर भारतीय रद्द अमल का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जमातुद दावा से मुताल्लिक आलमी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तान को भारत के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। पाकिस्तान की जानिब से यह जवाब भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान विकास उराब की जानिब से जारी बयान के रद्द अमल में दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि हाफिज सईद की नजरबंदी काफी नहीं, पाकिस्तान मजीद इक़दाम करे। हाफिज सईद की नजरबंदी के हवाले से गुज़िश्ता रोज DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर भी कह चुके हैं कि हाफिज सईद की नजरबंदी पॉलिसी के तहत है, अपनी पाकिस्तान की पॉलिसी के तहत है और यह फैसला कौमी मुफाद में किया गया। जहाँ तक हाफिज सईद पे पाबंदी का ताल्लुक है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो स्टेट ने नेशनल इंटरेस्ट में लिया है। इसमें बहुत सारे इदारों को अपना अपना काम करना होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पॉलिसी डिसीजन है। जो आज़ाद कौमें हैं, जो खुद मुख्तार रियासतें हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लेती हैं। एंड बी रेस्ट एश्योर्ड कि जो भी डिसीजन स्टेट लेगी वो मुल्क की मुफाद में लिया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 1-2 दिन इंतज़ार करें, जो मुतल्लिका ऑफिसेज़ हैं वो इसके ऊपर आपको मज़ीद तफसील बता सकेंगे। एक अहम मामला यह है कि पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक कितने अरसे तक हाफिज सईद साहब को हाउस अरेस्ट में रखा जा सकेगा। कल राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और जब हमने उनसे सवाल किया कि आपके पास क्या कोई नया केस है हाफिज सईद से मुताल्लिक, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। जो वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से कहा गया हमने वो कर दिया है, माजी में भी किया था। 8 महीने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा था, बाद में सबूत नहीं मिल आए और उन्होंने अपना कानूनी हक इस्तेमाल किया और वो रिहा हो गए थे। तो अब क्या कोई नया सबूत वजारत दाखिला की तरफ से, वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से दिया जाएगा? क्योंकि अभी तक हुकूमत पंजाब कह रही है कि ऐसी कोई नई बात हमें मौसूल नहीं हुई कि उन्हें हाउस अरेस्ट में भी रखें और कार्रवाई आगे भी बढ़ाएं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 2 बच्चों की जिनका मामला हमने अपने प्रोग्राम में उठाया। वजारत खारजा हरकत में भी आई, मगर वो 2 बच्चे अभी तक पाकिस्तान नहीं आए हैं। इन 2 तालिब इल्म जो 4 माह से भारत में गलती से सरहद पार करने की सजा काट रहे हैं और 18 साल से कम उम्र के हैं। शुरू में भारतीय मीडिया की तरफ से प्रोपेगंडा हुआ, साथ ही भारत की अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि इन्होंने हुडी हमला आवरों को फैसिलिटेट किया था, गाइड का काम किया था और इनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। बाद में भारतीय मीडिया भी कह रहा है कि ऐसा नहीं है, ये 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। फैसल हसन ऐवान और एहसन खुर्शीद मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के रिहायशी हैं। इन दोनों की जिंदगियां घर, स्कूल और किताबों की गिर्द घूमती थी, लेकिन 20 सितंबर को 3 बजे सैर व तफरी के लिए पहाड़ी पर पहुंचे और फिर घर वापस नहीं आए। घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछा, कोई खबर नहीं मिली। घर वालों को भारतीय मीडिया से पता चला कि वो दोनों भारत में कैद कर लिए गए हैं और इन दोनों पर उड़ी हमले में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने गाइड का किरदार अदा किया। उन्हें उड़ी पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को का गाइड का कहा गया और हमने अपने 23 जनवरी के प्रोग्राम में इस साजिश की हकीकत खोल कर रख दी थी। इन मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाई, हकीकत को दुनिया के सामने रखा। भारत की जानिब से इल्जाम लगाया गया, लेकिन खुद भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन दोनों बच्चों को बेगुनाह करार दिया। भारतीय मीडिया इन बच्चों को बेगुनाह करार दे रहा है। दोनों मासूम बच्चे पिछले साल 21 सितंबर से भारतीय कैद में हैं, लेकिन भारत की जानिब से अब तक इनको रिहा नहीं किया गया। भारत की जानिब से इन बच्चों के नाम और उम्रें गलत बताई गई थी।
भारत में कैद फैसल हसन के भाई डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा से हमने बात की थी। हक़ाइक़ को जब सामने आए तो उन्होंने उनकी उम्रें भी बताई कि वो क्लास में जाते थे, किस क्लास में पढ़ते हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। हमने दूसरे बच्चे एहसन खुर्शीद के मामू से बात की। मामू के मुताबिक एहसन अपने दोस्त के साथ सैर व तफरी के लिए गया था, फिर वापस नहीं आया। ईद के ऊपर इन्होंने कहा कि हम सैर करने के लिए जाएंगे। पीरकंठी एक जगह का नाम है। पीरकंठी जो है खराना के सामने एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर वो मतलब सैरगाह है। वहाँ अक्सर लोग गर्मियों में जून जुलाई में जाते हैं सैर करने के लिए। उस तरफ ज़िला बाग दिखता है, इस तरफ ज़िला मुजफ्फराबाद दिखता है। वो बच्चों के ज़हन में ये चीज़ थी, वो चले गए वहाँ, लेकिन वो साथ ही बार्डर है, वो उस तरफ बार्डर की तरफ वो मतलब है गए। इंडिया ने मतलब उनको पकड़ लिया है और इंडिया पकड़ के उनको ले गया। फैसल और एहसन दोनों मुजफ्फराबाद में मौजूद शाहीन मॉडल स्कूल के तालिब इल्म हैं। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक दोनों बच्चे 10वीं जमात के तालिब इल्म हैं और उनका तालीमी और हाज़िरी का रिकॉर्ड अच्छा है। उन्होंने कभी भी उन्हें गैर निसाबी सरगर्मियों में नहीं पाया और हम निसाबी सरगर्मी के अलावा किसी भी सरगर्मी में वो मुलव्विस नहीं होते। एहसन खुर्शीद है, ये रजिस्टर रिकॉर्ड है। इसके मुताबिक ये 19 सितंबर तक इसी अदारे में ये हाज़िर था। ये दूसरा जो लड़का है ये फैसल हुसैन अवान है सर, ये 10th इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि ये बच्चे मासूम हैं, बेगुनाह है, गलती से सरहद पार गए हैं तो इन्हें वापस लाना चाहिए। इस बात को मजीद कंफर्म करने के लिए कि बच्चे 18 साल से कम उम्र के ही हैं और हुक्काम को भी दिखाने के लिए, आपके सामने भी हकीकत रखने के लिए हमारे नुमाइंदे की फैसल के हम उम्र तालिब इल्म, हम जमात तालिब इल्मों और टीचर से भी बात हुई, जिनका कहना है कि फैसल पढ़ाई में दिलचस्पी रखने वाला तालिब इल्म, अपने काम से काम रखता था, मतलब पढ़ाई में बहुत लायक था। और इसके अलावा ये कि हुकूमत पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि उसकी रिहाई के लिए इक़दाम करें। हमारी अपील है पाकिस्तान आर्मी से कि वो उन्हें रहा करवाए। जो हमारा एज है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर है वो बिल्कुल कंट्रोल लाइन पे है और कुछ पता नहीं चलता कि लाइन कैसे वो पार कर गए, उन्हें किस तरह गुजर गए। वो फैसल बहुत अच्छा स्टूडेंट था। फैसल हमारे साथ पढ़ता था यहाँ पे और वो क्लास में भी बहुत अच्छा था, पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा था फैसल के बड़े भाई के मुताबिक 3 दिन पहले उनका राब्ता पाकिस्तानी हाई कमीशन और दफ्तर खारजा से हुआ। उन्हें यह कहा गया कि भारतीय हुकाम से राब्ते में हैं, बच्चों की वापसी के लिए कोशिशें जारी हैं। अब तक सिर्फ दिलासे ही मिल रहे हैं, लेकिन बच्चों की वापसी के हवाले से इकदामात अब तक क्या हुए, कोई इतलात सामने नहीं आई। जब हमारी तरफ से भी राब्ता किया गया तो यही बताया जाता है कि इस मामले को फॉलो किया जा रहा है, बच्चों की वापसी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। 4 माह गुजर गए, बच्चे अपने घरों से दूर हैं, घर वालों की परेशानी बढ़ती जा रही है, बच्चों का तालीमी करियर दांव पर लग रहा है। मार्च में उनके इम्तिहान शुरू होने वाले हैं और बच्चे अब तक भारत की कैद में हैं। जो तैयारी नहीं हुई मगर वापस आके ना तैयारी करने का टाइम ना मिले या इम्तिहान ही उनसे मिस हो जाए, इसलिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय तहकीकाती इदारे मान रहे हैं कि बच्चे बेगुनाह हैं। तो फिर क्या वजह है कि बच्चों की रिहाई में सुस्त रवि सामने आ रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, बात करेंगे एक अहम मामले की। मामला अहम भी है, हसास भी है, और इस हसास और अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती रागिब नईमी साहब, अल्लामा अमीन शहीदी साहब और मुफ्ती नईम साहब। और बात करेंगे कि जो ब्लैस्फेमी के चार्जेस हैं, तौहीन रिसालत का मामला है, इसको लगा देना इल्ज़ाम, और इल्ज़ाम लगाने के बाद जिम्मेदारी किसकी, उसकी जिसने इल्ज़ाम लगाया कि सबूत दे और इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, या उसकी जिस पर इल्ज़ाम लगा कि हम अपने आप को बेगुनाह साबित करें। बहुत हसास मामला है, इस पर डिबेट हम करेंगे और ये उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में बात करेंगे उन ब्लॉगर्स की जो अचानक लापता हुए और अचानक ही वापस आ गए, मगर उन्हें कौन ले गया, कहां ले गया था और उन पर क्या इल्जाम था, किसी को कुछ नहीं मालूम, ना ही रियासत कोई कार्रवाई कर रही है। और आम मामला यह है कि आज एक दफा फिर ब्लॉगर्स का जिक्र आया, फिर तौहीन रिसालत के मामले का जिक्र आया। इससे पहले जब सोशल मीडिया और मीडिया ब्लॉगर्स पर मुकदमात कायम करने की खबरें गर्दिश कर रही थी, तौहीन रिसालत के मामलात की खबरें गर्दिश कर रही थी, तब वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इन खबरों का नोटिस लेते हुए बता दिया था कि ब्लॉगर्स पर मुकदमात कायम करने की खबरों में कतन कोई सदाकत नहीं, ऐसी खबरें मुज़हिका खेज और गैर संजीदा हैं। और आज भी उन ब्लॉगर्स पर FIR की खबरें आने लगी, तौहीन मजहब के मुकदमात कायम होने की खबर आई, तो वफाकी वजीर दाखिला ने नोटिस लिया और एलामिया जारी किया कि कैसे मुमकिन है कि FIA
बगैर तहकीक और तफ्तीश किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। और ये कहा गया ब्लॉगर्स और उनके खानदान गुज़िश्ता कई रोज से एक मुश्किल सूरत हाल से गुजरे हैं। ये बात वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब की तरफ से कही गई और एक अहम बयान इंतहाई सख्त अल्फाज में उनकी तरफ से सामने आया। ये तो गुज़िश्ता 3-4 दिनों में होने वाली पेशरफ्त थी, लेकिन इससे पहले सलमान हैदर, आसिम सईद, वक्कास गुराया और अहमद रजा जितने दिन लापता रहे, इस दौरान जो कुछ हुआ वो इन ब्लॉगर्स और उनके अहले खाना के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से आगे भी जिंदगी में उनको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया और मीडिया पर इन ब्लॉगर्स के खिलाफ भरपूर तरीके से मुहिम चलाई गई। बगैर किसी ठोस सबूत और बगैर किसी बुनियाद के इन ब्लॉगर्स पर तौहीन मजहब और रिसालत के इल्जामात लगाए गए और बार बार दोहराए जाते रहे। सोशल मीडिया पर चलने वाले कुछ मुतनाज़े अकाउंट्स को बगैर तस्दीक और तहकीक के इन ब्लॉगर्स से जोड़ा जाता रहा। अहम बात यह है कि इन ब्लॉगर्स पर ये इल्जामात उनके लापता होने के बाद लगाए गए, जबकि इससे पहले उन पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं था। और अब जब वो वापस आ गए हैं तब भी इन इल्जाम की ना तहकीक के हवाले से बात हो रही है, ना ही वो कहां से आए, क्या मामला था, इस पर बात की जा रही है। ना ही अब तक ये साबित हो सका है कि सोशल मीडिया के मुतनाज़े पेजेस का ताल्लुक इन ब्लॉगर्स से था। इन मुतनाज़े अकाउंट्स के तौहीन आमेज मवाद को टीवी चैनल्स पर बार बार नशर करके उन लोगों की गुमशुदगी का जवाब तराशा गया, गुमशुदगी को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब अगर किसी ने इन ब्लॉगर्स की बाजियाबी के लिए आवाज उठाई तो उनके लिए कहा गया कि ब्लॉगर्स की बाजियाबी की बात करने वाले दरअसल तौहीन मजहब करने वालों की हिमायत कर रहे हैं। उन पर भी गद्दारी के और तौहीन मजहब के फतवे जारी करना शुरू हो गए। बिना तहकीक, बिना सबूत इल्जामात लगाए जाते रहे, जिससे न सिर्फ ब्लॉगर्स और उनके अहले खाना की जिंदगियों को खतरात लाहक हुए, बल्कि उनके हक में बात करने वालों की जिंदगियों को भी खतरे में डाला गया। मुसलसल संगीन इल्जाम तराशियों के बाद ब्लॉगर्स के खानदान वालों को वजाहत तक देना पड़ी। एक तरफ वो इस बात पर परेशान कि उनके घर वाले गुमशुदा थे, दूसरी तरफ ये एक नई परेशानी सामने आ गई जिस पर उन्हें वजाहतें देनी पड़ी कि ये सारे इल्जामात गलत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और अहमद वकास कुराया हम दोनों ही मुसलमान हैं और हमारा ईमान अल्लाह ताला पे है और आखिरी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल यकीन है कि वो आखिरी नबी है। और हम बहुत परेशान हैं वकास की इस तरह से गुमशुदगी से, उनकी इस तरह से मिसिंग जो रिपोर्ट है उससे, बयानात जो उनसे मुंसलिक किए जा रहे हैं, कैसे उनका इनसे ताल्लुक़ हो सकता है। मैं ये वकास के बारे में मैं यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि वकास इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में मुलविस हरगिज़ भी नहीं है। और इसके अलावा मैं हुकूमत से यही गुजारिश करती हूँ कि उनकी हिफाजत के लिए उनको देखा जाए इस बारे में, और इंसाफ की अपील है उनसे। आपने सुना कि उस वक्त उनकी अहलिया क्या कह रही थी। अब ब्लॉगर्स वापस आ गए हैं जिन्होंने इल्जामात लगाए, सबूत क्या वो देंगे। तौहीन रिसालत के मामले पर क्या इसी तरीके से इल्जामात लगा देने चाहिए, बगैर तहकीक के इल्जामात लगा देने चाहिए। और अब क्योंकि मामला जब इतना हसास हो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला हो, तो जाहिर है फिर उसे साबित भी होना चाहिए, जिसने गुस्ताखी की है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर किसी ने गलत इल्ज़ाम लगाया है तो रियासत उससे भी पूछे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले पर क्या बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगा दिए गए थे। जिम्मेदारी किसकी है, रियासत को क्या करना चाहिए। जिन पर इल्ज़ाम लगा क्या वो जाके साबित करें कि उन पर इल्ज़ाम गलत था, जिन्होंने लगाया वो जाके साबित करें कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया वो दुरुस्त इल्ज़ाम था। हम बात करेंगे, हमारे साथ उलमाए दीन मौजूद होंगे, हमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ मुफ्ती रागिब नईमी साहब मौजूद होंगे, अमीन शहीदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और मुफ्ती नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इन सब के आगे हम ये मामला रखेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मौजूद हैं। तकी उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले क्या तौहीन रिसालत का मामला बगैर सबूत के बगैर एविडेंस के किसी पर इल्जाम लगाया जा सकता है, या सबूत लाजमी होने चाहिए, बगैर सबूत के इल्जाम किसी पर लगा देना दुरुस्त है? यकीनन ये तो बदीही बात है, और सिर्फ तौहीन रिसालत के कानूनी की बात नहीं है, बल्कि किसी भी कानून से मुताल्लिक किसी के ऊपर किसी भी जुर्म का इल्जाम लगाया जाए, बगैर किसी सबूत के लगाया जाए या झूठा इल्जाम लगाया जाए, तो ये तो बिल्कुल ही सख्त गुनाह है। और इसमें चाहे वो आदमी अगर नेक नीयत से भी कर रहा हो लेकिन झूठ बोल रहा हो, झूठा इल्जाम लगा रहा हो, तो वो भी गलत है। और अगर अपने जाती किसी मफाद की खातिर कर रहा है तो और ज्यादा बुरी बात है। वो किसी भी कानून के बारे में, सिर्फ तौहीन रिसालत की बात नहीं, किसी भी कानून के बारे में ये सूरत हाल है।
صاحب اب ظاہر معاملہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا الزام ہو تو اب اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، مگر اب معاملہ یہ ہے کہ ایک الزام لگا دیا گیا ہے اور جن پر الزام لگایا گیا ان کے اہل خانہ اگر کہہ رہے ہوں کہ جی یہ غلط ہے اور خود کہہ رہے ہوں تو ثبوت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اب جس پر الزام لگا وہ آ کے ثابت کرے کہ نہیں جی میں نے یہ ایسا کچھ نہیں کیا، الزام غلط ہے، یا جس نے الزام لگایا تھا اب وہ باقاعدہ طور پر ثبوت لا کے اس معاملے کو ثابت کرے، اس پر ذمہ داری؟ نہیں، جس نے الزام لگایا تو یہ تو بالکل واضح قانون اصول ہے کہ الزام لگانے والے پر ہے، بار ثبوت اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ثبوت فراہم کرے، اور جو ہے جو شخص کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس کے ذمہ بار ثبوت نہیں ہوتا، بار ثبوت اس کے ذمہ ہے کہ جو الزام لگائے گا اس کے اوپر کسی بھی جرم کا، اور خاص طور پر اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا تو بہت بڑا جرم ہے، تو اس کے اوپر اگر اس کا کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ واجب ہے کہ اس کا ثبوت فراہم کرے۔ اور جب یہ معاملہ اس کو پھر ایک طرف سیٹل ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہوئی تو جس نے کی اسے سزا ملے، ورنہ جس نے الزام غلط لگا دیا وہ اس کی جواب دہی کرے اور ثبوت دے، اس معاملے کو آگے بڑھائے اور باقاعدہ طور پر ثابت کرے۔ جی ہاں بالکل، تو میں نے عرض کیا نا، جس نے الزام لگایا اس کے ذمہ ہے کہ وہ ثابت کرے، اس کے ذمہ ہے، بار ثبوت اسی کے اوپر ہے۔ اور یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ ایک اصولی باتیں عرض کر رہا ہوں، کسی واقعاتی پس منظر کس واقعی پس منظر میں سوال کیے جا رہے ہیں مجھے اس کا بالکل پتہ نہیں ہے، لیکن جو اصولی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو الزام کسی نے اگر لگایا ہے کسی بھی قانون کے تحت، کسی بھی جرم کا الزام لگایا، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا اگر کسی نے الزام لگایا کسی پر تو اس کے ذمہ ثبوت کرنا فراہم کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ اصولی بات ہے، یہ کوئی کیس کسی بھی کانٹیکس میں ہو، اصولی بات یہ ہے کہ جس نے الزام لگایا عام طور پر بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر جب بات ہو رہی ہو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو جس نے یہ بات کی ہے اس پر ذمہ داری ہے کہ اس بات کا ثبوت دے۔ ہم ایک اور پوائنٹ آف ویو معلوم کرتے ہیں، مفتی راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ عالم دین ہیں، محتمم ہیں، جامع نعیمیہ لاہور کے صاحبزادے ہیں، مفتی سرفراز نعیمی شہید کے، ان سے ذرا تفصیلی اس پر موقف معلوم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ راغب نعیمی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے کسی بھی طریقے سے یہ الزام لگانا کسی پر کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی ایجنڈا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اب اگر یہ بات کر دی گئی ہے تو یہ ثابت کرنا کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں، جو چیز دکھا رہے ہیں، یہ اسی شخص سے منسوب ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس شخص نے گستاخی کی ہے، یہ کیا آپ اس پر کہیں گے کہ توہین رسالت کا الزام بغیر ثبوت کے لگا دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی ذات کے حوالے سے کسی کے اوپر یہ الزام لگانا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا گھناؤنا جرم ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اگر کسی کے سامنے توہین ہوئی ہے تو وہ بالکل واضح طور پہ اس کو بیان کرے، لیکن ذاتی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا مرتکب نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قانون میں بھی اور شریعت میں بھی اس کے لیے سزا مقرر ہے۔ شریعت میں جو قاضی وقت ہے، جج ہے، وہ انٹینسٹی دیکھتے ہوئے اس کے جرم کی وہ اسے تعزیراً جو سمجھتا ہے سزا دینا وہ سزا دے سکتا ہے، اور قانونی طور پہ ہمارے سامنے ایسی پروویژن موجود ہیں کہ اگر کوئی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے اور بعد میں وہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ جھوٹ بولا ہے الزام لگانے کے اندر اور اس کا مقصد اسے کیس کے اندر صرف پھنسوانا تھا، تو اس کے تحت اسے مخصوص مدت کے لیے قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اور اگر الزام لگ گیا ہو اور جس پر لگا وہ واپس آ جائے تو اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ جب معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ہو کہ اگر کسی نے بلاسفیمی کی تھی، توہین رسالت کی تھی، تو یا تو اسے سزا دیں یا پھر جس نے اگر غلط الزام لگایا تھا اس کے خلاف ریاست کارروائی کرے، اور ایسی صورت میں پھر ذمہ داری کس پر ہے؟ جس نے پر الزام ہے وہ آ کے ثبوت دے کہ نہیں جی غلط الزام ہے، جس نے لگا دیا وہ ثابت کرے اور ثبوت دے کہ میں نے جو الزام لگایا تھا اس کا یہ ثبوت ہے۔ دیکھیے، جو الزام لگانے والا ہے وہ ثبوت مہیا کرے گا، کیونکہ شریعت کا قاعدہ ہے
अलबय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, गवाह लाने की ज़िम्मेदारी, साबित करने की ज़िम्मेदारी, शहादात देने की ज़िम्मेदारी उस आदमी पर है जिसने दावा किया है, जिसने किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया है। अगर वो साबित नहीं कर पाता तो फिर मुद्दा अलैह को ये कहा जाता है कि वो या तो इकरार करे, और अगर वो इकरार नहीं करता तो वो कसम उठा के उसका इनकार करे, और कसम का जो दारोमदार है वो मुद्दा अलैह के ऊपर होगा, और फिर उसकी कसम के बाद जो भी अल्फाज होंगे उसको कबूल कर लिया जाएगा। इसलिए बारे सबूत हमेशा से मुद्दाई के ऊपर रखा जाता है कि वो जो बात कह रहा है वो उसको साबित भी करे। साहब, अब मैं ये जो रिसेंटली मामला हुआ ब्लॉगर्स का, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, अब उसमें हुआ ये है कि जाहिर है ये बात की गई कि किसी को ने अगर कानून तोड़ा है, किसी भी किस्म का कानून तोड़ा है, चाहे तौहीन रिसालत की है, आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा दी जाए, जो भी काम किया है, उसके ऊपर एक पूरी कैंपेन चली, कहा गया कि जी इन लोगों ने तौहीन रिसालत की थी, जो ये कह रहे हैं कि इन कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर भी बाकायदा तौर पर फतवे जारी किए गए कि आप तौहीन रिसालत करने वालों के साथ खड़े हैं। जो इनकी फैमिलीज थी ब्लॉगर्स की, वो बड़ी प्रॉब्लम में आ गई कि एक तरफ ये आवाज उठा रही थी कि जी उन्हें वापस लाया जाए, परेशान है, तो दूसरी तरफ ये दिफा कर रही थी कि ये बिल्कुल गलत है। कोई उनके जो फतवे हो रहे थे उसके काउंटर सबूत देने में लगे हुए थे कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हैं और हम सोच भी नहीं सकते इन सारी बातों का। जब खानदान प्रॉब्लम में आ जाएं, खतरा पाकिस्तान में पैदा हो जाता है इस किस्म के मामलात में, ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए, रियासत क्या करे? देखिए, तौहीन रिसालत या कोई भी ऐसा दीनी और मजहबी इशू जब किसी को उसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है तो उससे पहले हज़ार दफ़ा सोच लिया जाए, ट्रैक रिकॉर्ड ले लिया जाए, और इस बात को पहले मुद्दई खुद से वेरीफाई कर ले कि जो जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसने इसका इर्तकाब किया भी है या नहीं किया। और ख़ास तौर पे जो साइबर क्राइम्स हैं या साइबर मैटर्स हैं जिसका ताल्लुक़ फेसबुक के साथ है या व्हाट्सएप के साथ है या नेट के साथ है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जिसके पीछे आइडेंटिटी बसा औक़ात ज़ाहिर नहीं हो पाती है और वो खुफिया रहती है, तो उस सूरत में वो तमाम अफराद जो इन उमूर के माहिर हैं और हुकूमत का वो डिवीज़न जो कि इन उमूर में तहकीक करता है, चाहे वो FIA का है या किसी भी और एजेंसी का है, वो पहले मुकम्मल तहकीक कर ले। तहकीक करने के बाद अगर ये बात साबित हो कि ऐसा ही है जो इल्ज़ाम लगाया गया है तो उसके बाद फिर कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। लेकिन ये हमारे मुआशरे की बड़ी बदहाली है और इंतहाई अक़दाम है जो कि मुआशरे में लोग उठा लेते हैं कि बग़ैर तहकीक किए बात को आगे बयान कर देते हैं। और हमारी कैफियत ये हो चुकी है कि फ़ेसबुक और ट्विटर वगैरह के ऊपर जितनी भी पोस्ट आती हैं हम तहकीक नहीं करते कि वाक़तन ये ऐसा भी है। कोई हदीस आई उसको हमने आगे बयान कर दिया, कोई वाक़या आया वो आगे बयान कर दिया और वायरल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुकम्मल तहकीक के साथ हर बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए चीज़ों को आगे शेयर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि गलत फहमी में या बग़ैर किसी सोचे समझे हम अफराद के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाएं कि जिसके बाद उनका जीना दोभर हो जाए। और हम मुआशरे में देखते आए हैं पिछले कई सालों में कि तौहीन रिसालत के मामले को गलत भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे बाकी मुख्तलिफ जो प्रोविजंस हैं कवानीन की 302 है या चोरी के मुकदमात जो झूठे कायम कर दिए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तौहीन रिसालत के मुकदमात को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है जो कि इंतहाई गैर मुनासिब है। और किसी भी तौर पे किसी मुसलमान के लिए जब तक कि कोई ऐसी वाज़े वो गुस्ताखी का इर्तिकाब न कर ले उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं एक हदीस आपके सामने पेश करना चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो बग़ैर तहकीक के बातों को आगे मुंतकिल कर दे, बातों को आगे पेश कर दे। जब तक कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जब तक हमारे पास अथेंटिक एलिमेंट नहीं है, सबूत नहीं है, उस वक़्त तक बहैसियत मुसलमान हमें किसी भी फ़र्द की बात को आगे बयान नहीं करना चाहिए कि जिससे उसकी जान को किसी किस्म का ख़तरा लाहिक हो जाए। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि बग़ैर तहकीक के इल्ज़ाम इस किस्म के नहीं लगाए जाने चाहिए। अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ मालूम करते हैं। अमीन शहीदी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। किसी भी तरीके से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले का इल्ज़ाम किसी पर लगाना बग़ैर सबूत के हो, झूठा हो, किसी मकसद या एजेंडे के तहत हो, किसी भी तरीके से हो, ये क्या आप इस पर कहिएगा इतने हसास मामले पर?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دین اور نبی پاک کی عصمت اور ان کے مقام کی حفاظت کے لیے جو اصول بتا دیے ہیں، اس کی روشنی میں جب کوئی شخص ان اصولوں کو توڑتا ہے تو اس کی سزا بھی اتنی ہی بڑی ہے. لہذا قرآن کریم میں اس حوالے سے یا احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے بالکل واضح احکامات موجود ہیں کہ کوئی شخص اگر اسلام کی، دین کی، رسول پاک کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا کتنی بھیانک ہونی چاہیے. جہاں پر یہ سزا ہے ایک انتہا پر جا کر اس عصمت کے مقام کی حفاظت کے لیے، وہیں پر دوسری طرف ایک بے گناہ انسان کو کسی ایسے الزام کے تحت سزا اس کو ملزم ٹھہرانا یا اس پر تہمت لگانا اور وہ ثابت نہ ہو سکے، تو اس صورت میں ایسے شخص کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہے. چونکہ یہاں پر ایک بے گناہ انسان کی موت کا اگر کوئی شخص باعث بنتا ہے تو وہ گویا پوری انسانیت کے قتل کا باعث بنتا ہے. اور صاحب اب معاملہ یہ ہے جو حالیہ واقعہ ہوا بلاگرز کا، اس پر بھی میں آپ کی معاملہ جاننا چاہوں گا. ظاہر اتنا حساس معاملہ ہے کہ گمشدہ ہو گئے وہ، اور ان کے اوپر ایک پوری کیمپین شروع ہو گئی. پھر جن لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر انہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کے اوپر مقدمہ قائم کریں، انہیں سخت سے سخت سزا دے دیں، مگر قانون کے مطابق چلا جائے. تو جو لوگ یہ بات کر رہے تھے ان کے اوپر بھی فتویٰ جاری کرنا شروع ہو گئے. یہ ان کی جو خاندان تھے وہ صفائیاں دیتے رہے. پھر ان بلاگرز پر ان کی عدم موجودگی میں الزام بھی لگتا رہا. یہ بھی کہا جاتا رہا کہ یہ جو بلاسفیمس مواد ہے، توہین رسالت کا مواد ہے، یہ انہوں نے کیا ہے. اور پھر ان کے اہل خانہ آ کر یہ کہتے رہے کہ نہیں جی وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی ان کے مرثیے پڑھنے کی ویڈیوز جاری کرتا رہا، کسی کی کوئی ان کے عمرہ کرنے کی ویڈیوز جاری کرتا رہا اور تصویریں دکھاتا رہا کہ بھئی انہیں ملحد نہ کہا جائے، انہیں ایتھیسٹ نہ کہا جائے. ایسے پورے سینیریو میں جب لگ جائے الزام تو اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اور بارے ثبوت اب کس پر؟ جس سے الزام لگایا وہ اسے منطقی انجام تک پہنچائے، ثابت کرے، اور اگر ثابت ہو جائے تو سزا دی جائے، ورنہ اگر ثابت نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے ہمارا یہ المیہ ہے، قومی المیہ ہے کہ جب سے یہ جو بلاسفیمی لاز کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایک قانون سازی ہوئی ہے، اس کے بعد بہت ساری جگہوں میں لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں اور ذاتی عداوتوں کو پورا کرنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے اس حربے کو استعمال کیا ہے اور بہت سارے بے گناہ لوگوں کو اس کا شکار کیا ہے. کچھ لوگ اس کے نتیجے میں، اس نفرت کے نتیجے میں لوگوں کے عتاب کا شکار بنے، کچھ لوگ FIR کے عتاب کا شکار ہوئے. اور اس وقت بھی بعض جیلوں میں میرے علم میں ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جن پر اس طرح کے الزامات لگا کر ان کو جیلوں کی طرف روانہ کیا گیا، اور جب وہ چھوٹ کر آئے تو معاشرے میں بیچارے سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں تھے. یہ ہوتا رہا ہے. اب یہ ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے جس کا ابھی آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. میں اس لیے بار بار یہ کہتا ہوں، اور میں نے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی یہ بات کہی تھی اور وہاں پر بھی اس پر اتفاق تھا کہ ہمیں ایسی قانون سازی کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں الزام لگانے والا اگر اب الزام ثابت کر سکے بہت اچھا ہے، جو شخص مجرم ہے اس کو اس قانون کے مطابق سزا ملے. لیکن اگر وہ الزام ثابت نہ ہو تو پھر اس کی جان کو آپ نے چونکہ خطرے میں ڈالا ہے تو وہی سزا آپ کو بھی ملنی چاہیے جس نے ایک بے گناہ شخص پر الزام لگا کر اس کی جان کو خطرے سے دوچار کیا ہے. یہاں پر ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئین اور قانون کی رٹ کو قائم رکھتے ہوئے ایسے اشخاص کو جو بے گناہوں پر الزام لگاتے ہیں ان کو پوری طرح سے کٹہرے میں کھڑا کرے اور اس کو سزا دے، تاکہ کسی بے گناہ کو اس طرح سے مورد الزام ٹھہرا کر اس کی جان کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی بھی شخص باعث نہ بن سکے. اہم بات ہے، آپ ریاست پر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں. ایک اور بات بتائیے گا، جب یہ پتہ نہ ہو کہ جو الزام آپ لگا رہے ہیں یہ اس شخص سے ہی متعلق ہے جس پر الزام لگا رہے ہیں اور وہ موجود بھی نہیں ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کیونکہ وہ گمشدہ ہوا ہے، ایسے معاملے میں ایسی چیزیں جو ویریفائیڈ نہ ہو، آپ کے پاس ثبوت نہ ہو، وہ سارا مواد نیشنل میڈیا پر دکھا دینا، ظاہر ہے کروڑوں لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، مگر جو بات کہی گئی ہے اور وہ ایسی بات ہے کہ میں اس وقت آپ کے سامنے دہرا بھی نہیں سکتا، اس کے باوجود اسے نیشنل میڈیا پر دکھانا، حرف بہ حرف پڑھ دینا اور لوگوں کے جذبات اس سے مجروح ہو رہے ہوں، انہیں دکھ پہنچ رہا ہو اور اسے کنیکٹ کر دینا ان لوگوں سے جو موجود بھی نہیں ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے اور نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی ثبوت دیا جانا، ایسے معاملے پر کیا کیا جائے؟ ایسے بلیس فیمس کانٹینٹ کو اتنے کروڑوں عوام کے سامنے دکھا دینا بغیر ثبوت کے اپنا کیس بلڈ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
देखिए, अगर कोई शख्स गाली देता है, मैं गाली को नकल करता हूं और उस नकल के नतीजे में मैं उसका इर्तिकाब करता हूं, तो मैं भी तो मुजरिम हूं ना। अगर मैं वो किसी खुसूसी अदालत में सबूत के तौर पर पेश करता हूं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उसको मैं पब्लिक करता हूं, अवाम के दरमियान डाल देता हूं और अवाम को बताता हूं जिनमें करोड़ों लोग हैं और सुनने वालों में जाहिल भी हैं, आलिम भी हैं, समझदार भी हैं, हर सतह के लोग हैं, और उनमें से कोई भी किसी तरह का भी रद्द अमल दिखा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि मैं इंतहाई गलत कदम उठा रहा हूं, और इस इंतहाई गलत कदम के नतीजे में अगर किसी बेगुनाह की है तो उसकी असल जो सजा है वो मुझे मिलनी चाहिए, किसी और को नहीं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अल्लामा शहीदी मौजूद थे, अल्लामा अमीन शहीदी। वो अपना मौक़िफ़ दे रहे थे और ज़ाहिर मामला इतना हसास है कि जैसे कि अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने भी एग्जाम्पल दी कि मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं कि इस कानून का इस्तेमाल कर लिया जाता है अपने ज़ाती एजेंडे के लिए, ज़ाती मफाद के लिए, सिर्फ इस ब्लॉगर्स के इशू में नहीं बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को और उन पर तौहीन के मामले को अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल कर लेना, वो कितना बड़ा जुर्म है। इस हवाले से उलमाए दीन भी अपनी राय दे रहे हैं और आमतौर पर इस कानून का जो इस्तेमाल होता है। मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब आलिम दीन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को इस हवाले से ये कहना कि जो उनकी तौहीन हुई है सबूत ना हो और इल्ज़ाम किसी पर लगा देना, तो अब साबित किया जाना चाहिए, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इस ब्लास्फेमी के मामले को इस तरीके से किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए बगैर सबूत के किसी भी मकसद के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मसला है तौहीन रिसालत का, ये बड़ा अहम मसला है। आपको मालूम है कि तौहीन रिसालत पर सज़ाए मौत है, तो अब उसके बाद अगर कोई आदमी किसी पर इल्ज़ाम लगाता है और इल्ज़ाम लगाने के बाद वो साबित नहीं कर सकता, ये उससे बड़ा जुर्म है। उसकी वजह ये है कि फिर तो हमारे माशरे के अंदर आपस की झगड़ा हो, आपस की लड़ाई हो, ख़ानदानी लड़ाई हो, इल्ज़ाम लगा दे दी कि इसने तौहीन रिसालत की है। इस कानून को फिर गलत इस्तेमाल किया जाएगा जिसके नताइज बहुत ख़राब होंगे, और जिसका भी दिल चाहेगा वो कहेगा कि जी ये तौहीन रिसालत है, लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से तौहीन रिसालत तो है ही है जुर्म, लेकिन बग़ैर सबूत के इस तरीके से किसी पर इल्ज़ाम लगाना, ये कानूनन, अखलाकन, शरअन हर एतबार से ये जुर्म है। और मैं समझता हूँ जिन्होंने लगाया है या तो वो साबित करें, अगर साबित नहीं कर सकते तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनके बारे में मौसर इक़दाम उठाएं ताकि आइंदा कोई आदमी इसकी जुर्रत न करे। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हमारे मुल्क में जुनैद जमशेद जो है वो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए चले गए, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया गया था तौहीन रिसालत का, और बेचारे 2 साल अपने मुल्क से बाहर रहे, और कभी तौहीन सहाबा का इल्ज़ाम लगा दिया गया, इसलिए परेशान रहा, फिर उन पर केस बन गए। इसलिए मैं समझता हूँ FIR काटने वालों को भी चाहिए कि पूरी तहक़ीक़ से FIR काटें, और ख़ुसूसन सोशल मीडिया या मीडिया के अंदर इस तरीके से किसी के बारे में कह देना, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई जुर्म की बात है और इंतहाई ज़ालिमाना रवैया है, सामने वाले की ज़िंदगी को तबाह करने वाली बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। और सब ज़ाहिर है जब ब्लॉगर्स का मामला हुआ सोशल मीडिया के हवाले से, तो उनके अहले खाना तक आ गए कि जी हम सारे के सारे खतरे में आ गए हैं, हमें भी अब सिक्योरिटी दे। एक तरफ उनके लोग डिसअपियर हुए थे जिन्होंने ये कहा कि कानून के मुताबिक ट्रायल करें इनका, उनके ऊपर भी फतवे जारी होना शुरू हो गए कि जी ये भी सारे के सारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे मामले में जब आप कह रहे हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की शान में कोई गुस्ताखी करे तो उसकी तो है ही सज़ा, और ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा जुर्म है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, मगर आप कह रहे हैं कि जो ये झूठा इल्ज़ाम लगाया उसकी उससे भी बड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो क्या फिर इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए कि जिन्होंने किया तो उन्हें सज़ा दें, अगर नहीं किया तो जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाया उनके खिलाफ रियासत कार्रवाई करे, ताकि ये जो इसको इस्तेमाल किया जाता है अपने ज़ाती मकासद और मुफाद के लिए और एजेंडे के लिए, ये सिलसिला ख़त्म हो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का इस्तेमाल हो। और लोग ज़ाहिर है जज्बाती हो जाते हैं पाकिस्तान में, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से प्यार और मोहब्बत की वजह से हो जाते हैं, अगर कोई अपने एजेंडे के लिए बगैर सबूत के बात कर भी रहा हो तो। देखिए, रियासत की जिम्मेदारी है
کہ اگر وہ اس طریقے سے ایسے لوگوں پر کنٹرول نہیں کریں گے تو نتائج اس میں خراب ہوں گے کہ اس قانون کو غلط استعمال کیا جائے گا. اگر توہین رسالت کا ثبوت ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں الزام لگانے والے کو چاہیے کہ حکومت ان سے سوال کرے، اور حکومت ان سے مؤثر سوال کرے تاکہ یہ سلسلہ بند ہو. میں جانتا ہوں کہ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے، آپس کی ذاتی لڑائی ہوتی ہے اور ایف آئی آر کٹا دی جاتی ہے کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے، تاکہ اس آدمی کی زندگی تباہ ہو اور وہ دنیا کے سامنے نہ آئے. اللہ نہ کرے کہ اس جیسے کہ سلمان تاثیر کا واقعہ ہوا، کوئی آدمی جذبات میں آ کر اس کو یا اس کے بچوں کو مار دے تو اس کا پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ جیسا کہ واقعہ ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی، اگرچہ وہ ممتاز قادری نے 100% غلط کیا تو ریاست کی ذمہ داری تھی، اور ریاست کی ذمہ داری کو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور یہ جرم ہے ریاست کی ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لینا، ورنہ تو ہر آدمی ایک دوسرے کو قتل کرتا رہے گا، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے. اور بات بتائیے گا کہ جب ثبوت نہ ہو ایک بات کا اور اس کو نیشنل میڈیا پر چلایا جائے کسی کی ذات سے ایسوسیٹ کر کے کہ اس نے یہ بات کہی ہے، اور وہ ایسی بات ہو کہ میں وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا ایسے الفاظ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہے گئے، وہ یہ سارے کے سارے اس طریقے سے چلا دیے جائیں. اس کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے کہ بغیر ثبوت کے کروڑوں عوام جن کے دلی جذبات مجروح ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ غم و غصے میں آ جاتے ہیں، ان کے غم و غصے کو بغیر ثبوت کے، بغیر کسی بات کے آپ اسے اشتعال عوام کو دلائیں؟ کیا ہونا چاہیے نیشنل میڈیا پر ایسی باتوں کے حوالے سے؟ میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ میڈیا پر کہنا اور عام ایک کمرے میں کہنا بڑا فرق ہے. میڈیا میں کروڑوں دنیا کے انسان اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا ذہن اس کے خلاف بنتا ہے، اور اس کے بعد ان کے نتائج خراب ہوتے ہیں. لہٰذا جو ہمارا ممبروں کو چینل کو چلانے والا پیمرا ہے، اس کو چاہیے کہ اس بارے میں سخت نوٹس لے. بہت شکریہ. مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام علماء دین کی رائے آپ نے سنی، مفتی تقی عثمانی، مفتی راغب نعیمی، علامہ امین شہیدی اور مفتی نعیم، سب کی رائے آپ نے سنی ہے. سب یونینیمس ایک رائے ہے کہ جس نے الزام لگایا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو ثابت کرے. توہین رسالت ایک ایسا جرم ہے کہ اگر اس کا ارتکاب ہوا ہے تو جس نے کیا ہے اسے سزا دی جائے پاکستان کے قوانین کے مطابق. مگر اگر کسی نے غلط الزام لگایا ہے تو پھر اس کے خلاف ریاست پاکستان کارروائی کرے، کیونکہ یہ معاملے کو اس طریقے سے دبایا نہیں جا سکتا کہ جب جس کا دل چاہے نیشنل میڈیا پر یا کہیں اور کسی پر بلاسفیمی کے فتوے جاری کر دے، توہین رسالت کی بات کر دے، اور اس کے پاس پہ بعد میں ثبوت نہ ہو. تو اس بات کو اب ثابت کیا جائے. اگر جس کے اوپر الزام لگا اگر اس پر ثابت ہو جائے تو بھی انہیں سزا دی جائے، اور جس نے اگر غلط الزام لگایا ہے بغیر ثبوت کے تو سب کی رائے ہے علماء دین کی کہ ان کے خلاف بھی ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ کارروائی کی جائے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد مزید خبر پر بات کریں گے. پاناما کیس کی سماعت جسٹس عظمت سعید کی بیماری کی وجہ سے اب ملتوی کر دی گئی ہے، اور عدالت 6 فروری سے دوبارہ سماعت شروع کرے گی. جب سے پاناما کا معاملہ عدالت میں آیا ہے اب تک کیا ہوا؟ کل تک نئے بینچ کے سامنے کیس کی 20 سماعتیں ہو چکی ہیں، یعنی پاناما کیس کی 19 اکتوبر سے اب تک 29 سماعتیں ہو چکی ہیں. 100 دنوں سے پاناما کیس عدالت میں ہے، اور اس دوران تقریباً 76 گھنٹے تک دلائل دیے گئے، 211 مختلف کیسز کے ریفرنسز دیے گئے، 22 ممالک کے تقریباً 24 کیسز کی بھی مثالیں دی گئی. سب سے زیادہ وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل مخدوم علی خان نے تقریباً 17 گھنٹے تک دلائل دیے، اور انہوں نے اپنے دلائل میں 18 ممالک کے 152 کیسز کے ریفرنسز دیے. جبکہ تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے 14.5 گھنٹے دلائل دیے. نعیم بخاری نے بھی 5 مختلف ممالک کے 12 کیسز کے ریفرنسز دیے. مریم نواز شریف، کیپٹن صفدر اور اسحاق ڈار کے وکیل شاہد حامد نے 9 گھنٹے تک عدالت کے سامنے دلائل دیے. انہوں نے 13 مختلف کیسز کی مثالیں دیں، اور اب حسین نواز کے وکیل سلمان اکرم راجہ دلائل دے رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ساری ذمہ داری اور بارے ثبوت اس وقت حسین نواز اور ان کے وکیل پر ہی ہے کہ ثابت کریں. دلچسپ اور سخت آبزرویشن تھے عدالت کے لاسٹ ہیئرنگ میں. آگے دیکھنا ہوگا کہ یہ کیس کس کروٹ جاتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.